हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। और पिछले जो दो चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और ये भी आज कंप्लीट हो जाएगा, तो कल से तीसरा चैप्टर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप पिछले लेक्चर नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 51, द सुपर पोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू। ठीक है, सुपर पोजिशन थ्योरम का यूज कैसे, किस में जो है क्या निकालने में, क्या मतलब हो सकता है, क्या कैलकुलेट करने में, वोल्टेज, करंट या पावर। तो पहला ऑप्शन क्या है, वोल्टेज ओनली। दूसरा करंट ओनली। तीसरा बोथ करंट एंड वोल्टेज। और चौथा क्या है, करंट, वोल्टेज एंड पावर। ठीक है, तो मैं आपको पहले कई बार ये बात बता चुका हूँ कि सुपर पोजिशन थ्योरम जो होती है वो आपका वोल्टेज कैलकुलेट कर सकती है, करंट कर सकती है, ठीक है, लेकिन पावर में जो वो फेल्ड हो जाती है, पावर कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसका अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो इधर से आइए। ठीक है, यहाँ से प्रूव हो जाता है। देखिए, मान लीजिए कोई हमारा सर्किट है। ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगी है एक, और यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है। ठीक, यहाँ से ये हो गया, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये लगा है, ये यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का, और ये दूसरी बैटरी V2 है। ठीक है, ये हम लगा दिए। तो अब सुपरपोजिशन में क्या करते हैं, पहले बारी बारी से एक एक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स को हम सेपरेट करते जाते हैं और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसीडर कर लेते हैं सर्किट में। जैसे मान लीजिए अब इसमें जो हमें इसके क्रॉस वोल्टेज और करंट निकालना है। ठीक है, नाम दे देते हैं R1, R2, R3। अब इसके क्रॉस अगर हमें वोल्टेज निकालनी है तो पहले क्या करेंगे, इधर से इस वोल्टेज सोर्स को हम कंसीडर कर लेते हैं। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो सर्किट में रहेगा ही, लेकिन ये चीज़ कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से इसे ले लीजिए, आप शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। तो अब इतना आप ले लिए, तो ये सर यहाँ से जो करंट फ्लो होगा, मतलब ये पैरेलल में हो गई, इन्हें पैरेलल में इक्विवेलेंट जो होगा निकाल लीजिएगा और उसकी सीरीज में इसे ऐड कर लेंगे, तो हमें निकल के आएगी टोटल करंट, यहाँ से क्या कौन सी फ्लो हो रही है। ठीक है, तो उस करंट की डायरेक्शन को भी हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर पोलैरिटी इधर है तो ठीक है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो करंट की डायरेक्शन उल्टी आएगी, ये आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए, मान लीजिए हम पोलैरिटी लेते हैं, इधर बैटरी पोलैरिटी प्लस है, इधर माइनस है, तो करंट आप जो निकालेंगे आई निकल के आएगी वहाँ पे। फिर यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगाएंगे आप, CDR। ठीक है, करंट डिवीजन रूल यहाँ लगाएंगे, तो अब यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस रहा होगा उससे जो है टोटल करंट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे दोनों के एडिशन से, दोनों रेजिस्टेंस के, तो वो करंट यहाँ निकल के आ जाएगी। अब उसी प्रकार से दूसरा जो वोल्टेज सोर्स कंसीडर करके इसे शॉर्ट कर दीजिएगा, यहाँ दूसरा वोल्टेज सोर्स, इसे शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस रह जाएगा यहाँ पे। तो अब इसी प्रकार से इससे जो करंट निकाल लीजिएगा, इसमें कितनी जा रही है। ठीक है, तो दोनों करंट का जो है अलजेब्रिक सम आप लेंगे, यानी मान लीजिए एक की डायरेक्शन इधर आती है, एक की इधर आती है, तो हम माइनस कर देंगे ना, तो इधर की जो भी करंट जिस डायरेक्शन में आएगी, यहाँ पे वो आप जो है उसका I² R निकालेंगे। ठीक है, तो वो रियल पावर, मतलब एक्चुअल जो पावर वहाँ पे कंज्यूम होगी वो निकलेगी। लेकिन हम सुपर पोजिशन थ्योरम से कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ से जो करंट आई पहले वाले से, उसका I² R ले लिया आप। ठीक है, P1, और इससे जो आई, मतलब इसे हम कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ इसे करते हैं जब, तो उससे भी तो निकल के आएगी ना I2 वाली करंट, तो P2 निकल के आया हमारा I2² R। ठीक है, दो पावर, अब इसका योगफल जो है वही तो आना चाहिए ना यहाँ पे पावर, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए यहीं पे थ्योरी जो है वो फेल्ड हो जाती है। ठीक है, आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा, मैंने एक ओवरव्यू दे दिया, इस पर आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, बिटवीन द ब्रांच वोल्टेज ऑफ ए लूप द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इम्पोजेस। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि किरचॉफ्स लॉ जो होता है वो किस पे जो है एप्लीकेबल होता है। तो आप जानते होंगे कि हमने कई बार बता भी चुका है पिछले लेक्चर में कि जो KVL KCL अप्लाई होते हैं, KVL KCL, ठीक है, जितनी भी थ्योरी हैं
ये इनके लिए कंडीशंस होती हैं कि सर्किट जो होना चाहिए वो हमारा लीनियर होना चाहिए, बाईलेटरल होना चाहिए, लीनियर, बाईलेटरल और टाइम इनवेरिएंट होना चाहिए। ठीक है, टाइम इनवेरिएंट होना चाहिए। टाइम इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है कि सर्किट के जो पैरामीटर हों, ठीक है, RLC जो भी हों, जितने भी पैरामीटर लगे हैं वो टाइम के साथ वेरी नहीं होने चाहिए, उनके पैरामीटर कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो बी वाला से हो जाएगा, लीनियर कांस्टेंट्स होने चाहिए। ठीक है, और बाकी यहाँ पे मैं अभी आगे और सारी जो सुपरपोजिशन है, नॉर्टन है, थेवेनिन है, इनकी बात आएगी तो डिटेल में मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्या है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? ए पैसिव नेटवर्क इज़ वन विच कंटेन्स, ठीक है, पैसिव नेटवर्क क्या होता है? तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन कल वाले लेक्चर में भी हुआ था, तो आप अगर नहीं देखें तो देख लीजिए। ये जो देखिए कोई भी सर्किट है हमारा, जब तक उसमें सिर्फ R, ठीक है, L और C यानी कैपेसिटर, ठीक है, रजिस्टर, इस टाइप के जितने भी एलिमेंट कनेक्ट हैं सर्किट में अगर, तब तक वो सर्किट जो आपका पैसिव की कैटेगरी में आता है। ठीक है, कहने का मतलब R, L और C ये तीनों एलिमेंट जो है पैसिव कैटेगरी में आते हैं और बाइलेटरल में आते हैं। ठीक है, इन्हें आप याद रखेंगे। और जहाँ पे डायोड ट्रांजिस्टर इन्वॉल्व होते हैं वहीं से जो सर्किट एक्टिव में जो है वो चेंज होने लगता है। मतलब जितने भी हमारे डायोड, ट्रांजिस्टर, थाइस्टर ये सब आते हैं वो इसमें आते हैं, एक्टिव कैटेगरी में आने लगते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है? ओनली वेरिएबल रेजिस्टेंसेस, ओनली सम सोर्सेज ऑफ EMF, ओनली टू सोर्सेज ऑफ EMF, नो सोर्स ऑफ EMF। ठीक है, तो ये आपका तो यही हो जाएगा। ठीक है, ओनली जो है नो EMF इन द सर्किट। ठीक है, EMF और करंट सोर्स नहीं होनी चाहिए, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस हो लेकिन वो उसके पैरामीटर हमेशा कांस्टेंट होने चाहिए, यहाँ वेरिएबल कर दिया है। ठीक है, तो इस बात को आप समझेंगे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कर रहा है? ए टर्मिनल वेयर 3 और मोर ब्रांचेज मीट नोन एज, ठीक है, तो देखिए जहाँ पे दो या दो से अधिक ब्रांच मिलती हैं, जैसे एक ब्रांच ये मिल गई, एक यहाँ मिल गई, ठीक है, ये जो आपका नोड कहा जा सकता है। 3 मिल गई तो ये नोड कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन 3 मिलने के बाद वो टर्मिनल की कैटेगरी में भी आ जाता है। ठीक है, तो अभी ऑप्शन में देखिए दिया है ये टर्मिनल, तो हम टर्मिनल को मान के चलते हैं। ठीक है, नोड यानी दो एलिमेंट, दो या दो से अधिक एलिमेंट जहाँ ऐड होते हैं वहाँ नोड हो जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? हिच ऑफ फॉलोइंग इज द पैसिव एलिमेंट। तो पैसिव एलिमेंट कौन से हैं? कैपेसिटेंस, आइडियल करंट सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स और ऑफ द एबव। तो मैंने आपको बताया जो सिग्नल को एम्पलीफाई कर दे, ठीक है, पावर को बढ़ा दें, तो वो एक्टिव कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जब बात आती है कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, ठीक है, और रेजिस्टेंस, तो ये पैसिव कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि करंट सोर्स एक पावर सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स भी पावर सोर्स है, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? विच ऑफ फॉलोइंग इज बायलेटरल एलिमेंट। तो इसमें बायलेटरल एलिमेंट कौन सा है? कांस्टेंट करंट सोर्स, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, कैपेसिटेंस, नन ऑफ द एबव। तो कहने का मतलब ये है कि जो बायलेटर की कंडीशन होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा एलिमेंट है, R है, L है, C है, ठीक है, और यहाँ पे बैटरी है और यहाँ पे करंट सोर्स है। ठीक है, ये हम 5 एलिमेंट लेते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस में क्या है? करंट इधर से फ्लो करा दो, इधर से फ्लो करा दो, पोलैरिटी सेम, मतलब बैरी नहीं, मतलब बैरी होती रहेगी इसके हिसाब से, करंट के डायरेक्शन के हिसाब से। इससे तो यहीं पे भूल जाओ आप। फिर अब बात आती है इंडक्टर की। इंडक्टर भी सेम है, ठीक है, करंट किधर से फ्लो रही है उस पर डिपेंड करेगी पोलैरिटी। कैपेसिटर में भी ऐसा ही होता है, कैपेसिटर की पोलैरिटी भी फिक्स नहीं रहती है। ठीक है, अभी जो आपका सीलिंग फैन होता है उसके कैपेसिटर को आप निकालिए, उल्टा करके जोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, वो तुरंत जो है डिस्चार्ज होगा और पोलैरिटी उसकी जो है वो ऑलरेडी बदल जाएगी। यानी पहले अगर इधर प्लस इधर माइनस हुआ था तो फिर इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे बात आती है बैटरी की, तो उसकी पोलैरिटी फिक्स हो गई। ठीक है, कभी आप चार्जिंग में उल्टा लगा देंगे तो बैटरी जो आपकी वो क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है
और करंट सोर्स क्या है, करंट की डायरेक्शन भी ऐसी, इसे हम ऐसे करंट सोर्स को बदल नहीं सकते, ठीक है, अपने से, इसकी जो पोलैरिटी भी फिक्स है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये दोनों जो आते हैं वो यूनिलेटरल में आते हैं, और ये जो है आपके रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये बाइलेटरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो बाइलेटरली पूछा है तो हमारा आ जाएगा कैपेसिटेंस, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कैपेसिटेंस जो है वो बाइलेटरल में आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 57, ए क्लोज्ड पाथ मेड बाय सेवरल ब्रांचेज ऑफ द नेटवर्क इज नोन एज, ठीक है। तो अभी मैं आपको लूप और मेश के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा कोई सर्किट दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है। तो ये देखिए एक एलिमेंट आपका यहाँ लगा है रेजिस्टेंस, एक बैटरी लगी है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, R2 है, R1 है, ये हमारा R3 है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे जो एक लूप बन रहा है आपका, ठीक है, एक लूप तो आपका ये हो गया, एक दूसरा लूप आपका ये हो गया, ठीक है। लूप आप इधर से भी लगा सकते हैं, इधर से भी लगा सकते हैं, किधर से भी लगाइए। करंट की डायरेक्शन जो आप अगर सही से लेके चलेंगे तो हमारा आंसर हमेशा सेम आता है। किसी भी रजिस्टर में करंट आप वो निकालें, पावर निकालें, वोल्टेज निकालें, वो सेम आएगा, चाहे किसी भी डायरेक्शन में आप इसे ले लो, ठीक है। तो इसे डायरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात आप याद रखेंगे। तो अब ये जो छोटा, सबसे छोटा जो बन रहा है इसे हम कहते हैं लूप, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट लूप बनते हैं किसी भी, अब यहाँ पे एक और लगा दे तो एक लूप इधर भी बन जाएगा, यहाँ एक और रजिस्टर लगा दे एक लूप इधर भी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे सबसे बड़ा जो पाथ होगा ये वाला, ठीक है, ये कहा जाएगा मेश, ठीक है। यानी मेश के अंदर लूप हो सकते हैं, ठीक है। एक लूप एक मेश मतलब नहीं कहा जा सकता, ठीक है, जबकि ये मेश जो है लूप कहा जा सकता है। आप इधर से भी केवीएल लगा सकते हैं बड़े आराम से बाहरी सर्किट में, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ बैटरी लगा दिया, यहाँ पे जो है आपका वो रजिस्टर लगा दिया, ठीक है, अब यहाँ पे करंट की वैल्यू पहुँच दिया, तो इधर जाने की ज़रूरत नहीं रहती है इन रजिस्टर्स में, आप बाहर लगा दीजिए, ये क्लोज पाथ फॉलो करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से करंट निकल जाती है। आगे ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो मैं आपको बढ़िया से बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, ए स्टार सर्किट हैज एलिमेंट ऑफ रेजिस्टेंस R/2, द इक्विवेलेंट डेल्टा एलिमेंट विल बी, ठीक है। तो कोई सर्किट है उसका रेजिस्टेंस जो है R/2 है जब वो स्टार में कनेक्ट है, ठीक है। तो कह रहा है R स्टार में जो आपका निकल के आ रहा है वो R/2 है, तो R डेल्टा आपसे पूछा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया था, इसे पहले आप हमेशा याद रखेंगे। R डेल्टा जो होता है वो 1/3 होता है, ठीक है, 3 टाइम्स होता है R स्टार के, ठीक है। यानी कि स्टार में जो रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है उसका 3 गुना होता है अगर उसे हम डेल्टा में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए डेल्टा में पूछा है तो स्टार में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये R/2 दिया था तो यहाँ पे 3R/2 हो जाएगा, ठीक है। और तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 3R/2। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 60, ए डेल्टा सर्किट हैज ईच एलिमेंट ऑफ वैल्यू R/2, द इक्विवेलेंट एलिमेंट ऑफ ए स्टार कनेक्टेड विल बी, ठीक है। तो यहाँ विल होना चाहिए था, विल बी। तो अभी देखिए क्या कह रहा है कि R डेल्टा में आपको क्या दे रखा है, डेल्टा में R/2 दे रखा है, उसी का उल्टा दे रखा है इस क्वेश्चन में। R डेल्टा आपको R/2 दे रखा है तो R स्टार पूछा है, ठीक है। R स्टार क्या होता है, डेल्टा अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे अपॉन 3 कर देंगे, जब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R/6 आ जाएगा, ठीक। तो हमारा जो आंसर क्या निकल के आएगा, ए वाला सही हो जाएगा, R/6। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। इन थेवेनिन्स थ्योरम टू फाइंड Z, ठीक है। तो ऑप्शन क्या देख रहा है, ऑल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आर शॉर्ट सर्किट एंड इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आर ओपन सर्किट। बी क्या कह रहा है,
all independent voltage sources are open circuit and all independent current sources are short circuited. All independent voltage and current sources are short circuited. All independent voltage sources are short circuited and all independent current sources are open circuited. तो सीधे सीधे शब्दों में क्या कह रहा है कि हमें RTH निकालने के लिए यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए सर्किट में क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सीधी सी बात है, ये पिछले जो है कई क्वेश्चन में मैं रिपीट कर चुका हूँ। तो ये देखिए क्या होता है कि कभी भी किसी सर्किट में हमें अगर RTH निकालना होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, जितने वोल्टेज सोर्स होते हैं उन्हें शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, और उनके रेजिस्टेंस को, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम सर्किट में कंसीडर करते हैं, ठीक है, इन्हें नहीं हटाते हैं, रेजिस्टेंस को रहने देते हैं और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं। और अगर बात आती है वहाँ पे करंट सोर्स की, ठीक है, तो करंट सोर्स को हम ओपन कर देते हैं, ठीक, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट में कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी मान लीजिए जैसे ये कहा है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की बात किया है, ठीक है, तो अगर सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स हैं तो उन्हें हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट सोर्स है सर्किट में तो उन्हें तो हम शॉर्ट करते हैं। अगर डिपेंडेंट वाली बात आती है जहाँ पे, ठीक है, चाहे वो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स हो, ठीक है, या करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स हो, जितने भी डिपेंडेंट कैटेगरी में आते हैं उन्हें एज वेल एज सर्किट में हम छोड़ देते हैं। लेकिन जहाँ पे इंडिपेंडेंट की बात आती है तो इंटरनल रेजिस्टेंस से उन्हें रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑल इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज आर शॉर्ट सर्किटेड एंड इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज ओपन सर्किटेड, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं, करंट सोर्स को ओपन करते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं पहले वो भी ये देख लीजिए आप, क्योंकि देखिए अगर हमारा करंट सोर्स है, ठीक है, तो करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो आइडियल कंडीशन में इनफाइनाइट यानी ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। तो अब यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो फिर अगर इसे हम ओपन कर देते हैं तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, ठीक, क्योंकि सर्किट ऑलरेडी ये इनफाइनाइट है। लेकिन अगर वही जो है वोल्टेज सोर्स रहता है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वोल्टेज सोर्स का वो कम से कम लेते हैं, आइडियल कंडीशन में 0 लेते हैं, तो उसे हम शॉर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका जो वहाँ पे रेजिस्टेंस ऑलरेडी 0 हो चुका है। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आर ओपन सर्किटेड एंड ऑल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आर शॉर्ट सर्किटेड। ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स आर शॉर्ट सर्किटेड। और ऑप्शन डी है ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आर शॉर्ट सर्किट एंड ऑल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आर ओपन सर्किट। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। व्हाइल कैलकुलेटिंग RTH इन थेवेनिन्स थ्योरम एंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, ठीक है, तो RTH और मतलब RN यानी नॉर्टन और थेवेनिन के कंपेयर किया है ये, तो सेम वही प्रोसेस रहता है इसके लिए, ठीक है, बस अंतर ये होता है कि हमें जो नॉर्टन में क्या होता है, हमें जो एक इस तरह से करंट सोर्स मिल जाता है, इसकी वैल्यू होती है IN, ठीक है, नॉर्टन करंट सोर्स, और इसकी वैल्यू होती है जो वो RN नॉर्टन रेजिस्टेंस। और बात आती है जहाँ पे थेवेनिन की, तो थेवेनिन में क्या होता है कि ये यहाँ पे वोल्टेज सोर्स हमें मिल जाता है, ठीक है, और इसके सीरीज में रेजिस्टेंस मिल जाता है RTH। ये RN और RTH सेम होते हैं बिल्कुल, ठीक। आप चाहें तो एक जो है वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी से कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि VTH RTH को हम RN और RT में उसमें बदल सकते हैं बड़े आराम से। ये दोनों थ्योरी जो एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन टू सॉल्व ए नेटवर्क इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ सर्कल, द नंबर ऑफ ब्रांचेज, सम ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेज एंड कोड्स, सम ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेज कोड्स एंड नोड्स, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से आप समझिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है नंबर ऑफ कोड्स, नंबर ऑफ ब्रांचेज, सम ऑफ नंबर ऑफ ब्रांच एंड कोड्स, सम ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेज एंड कोड्स। तो अब ये देख लीजिए आप नोड, और इसने पहली बात तो ये डिफाइन नहीं किया है क्वेश्चन में कि हमें क्या निकालना है, ठीक है, इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो निकालना है वो क्या निकालना है, या KVL की बात किया है, ठीक है, या KCL की, ठीक है।
तो क्योंकि केवीएल और केसीएल अलग अलग होते हैं, ठीक है। जहाँ पे केसीएल की बात आती है वहाँ पे जो है हम कोड की संख्या के बराबर लेते हैं इक्वेशन, ठीक है। और जहाँ पे बात आती है केवीएल की, वहाँ क्या होता है कि ब्रांच में से जो हम कोड को घटा देते हैं, b-n+1 होता है, ठीक। और जहाँ पे कोड की संख्या क्या होती है n-1, नोड में से एक घटा देते हैं, ठीक है। और उसे जब हम ब्रांच में से घटाते हैं तो ये बीच में प्लस आ जाता है, तो b-n+1 निकल के आता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे इसे वो मतलब क्वेश्चन में बताया रहना चाहिए था कि हमें इंडिपेंडेंट जो है वो क्या निकालना है, केवीएल वाला या केसीएल का निकालना है, ठीक है। लूप मेश या नोड इक्वेशन कुछ ना कुछ यहाँ पे इसे बोलना चाहिए था। तो अभी ये कुछ बोला नहीं है, तो अभी हम ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, तो हमारा यही सही हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ कोड्स n-1 लेके चलते हैं, हम केसीएल मान के चलते हैं, ठीक है। केसीएल इक्वेशन इसमें इतने निकल के आएंगे। और अगला क्वेश्चन क्या है, द सुपरपोजिशन थ्योरम रिक्वायर एज मेनी सर्किट्स टू बी सॉल्व एज थ्योरी देयर आर सोर्स नोड्स एंड मेसेस, सोर्स एंड नोड, सोर्स नोड्स, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सुपरपोजिशन थ्योरी जो होती है वो क्या, उसे क्या क्या ज़रूरत होती है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सुपरपोजिशन थ्योरी में हम डायरेक्टली क्या लगा देते हैं, पहले तो हम लगाते हैं केवीएल, केवीएल लगाते हैं पहले, ठीक है। और उसके बाद जो है जब केवीएल से हमें आयर ड्रॉप जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम करंट केसीएल भी यूज कर देते हैं, ठीक है, करंट निकालने के लिए। तो इस प्रकार से हम जो है कह सकते हैं कि हमें जो है सोर्स और नोड दोनों की ज़रूरत होती है, ठीक। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा। तो माफ़ कीजिएगा, पीडीएफ थोड़ा क्लीन नहीं आया है तो थोड़ी पढ़ने में दिक्कत है, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 64, द सुपरपोजिशन थ्योरम रिक्वायर एज मेनी सर्किट टू सॉल्व एज देयर आर सोर्स नोड्स एंड मैसेज, सोर्स एंड नोड्स, ये बीच वाला जो ऑप्शन है ये सोर्स है, ठीक है, चमक नहीं रहा है सही से, और ये नोड है। तो अब सुपरपोजिशन का यूज कब होता है, जब हमें किसी भी सर्किट में, ठीक है, दो या दो से अधिक सोर्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं, ठीक। क्योंकि अब देखिए अगर मान लीजिए एक ही सोर्स है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सोर्स है, ये नहीं है अगर, तो बहुत आराम से आप यहाँ भी करंट निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ वोल्टेज निकाल सकते हैं, यहाँ, ठीक है। लेकिन जब दो सोर्स आ जाते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है, तो इन्हें जो है हम लगाते हैं यहाँ पे, और इन करंट्स का जो है जिसके क्रॉस निकालेंगे उनका हम अलजेब्रिक सम लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप ऑप्शन सी सही लगाएंगे, ठीक है। गलती वजह दिख नहीं रहा था सही से। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें गलत क्या है वो चूज करना है। ए ब्रांच टर्म्ड बाय द पैरेलल कनेक्शन ऑफ एनी रजिस्टर आर एंड ओपन सर्किट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लूप सर्किट। ए ब्रांच बाय द पैरेलल, सॉरी सही से चमक नहीं रहा है, बताता हूँ, तो मैं बुक में पढ़ के आपको बताता हूँ। बुक से क्या कह रहा है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी जो गलत है उसे हमें चूज करना है। पहला क्या कह रहा है, ए ब्रांच फाउंड बाय द पैरेलल कनेक्शन ऑफ एनी रजिस्टर आर एंड ओपन सर्किट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ओपन सर्किट। और दूसरा क्या कह रहा है ऑप्शन, ए ब्रांच फाउंड बाय पैरेलल कनेक्शंस ऑफ एनी रजिस्टर आर एंड ए शॉर्ट सर्किट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए शॉर्ट सर्किट। ए ब्रांच फाउंड बाय द सीरीज कनेक्शंस ऑफ एनी रजिस्टर आर एंड ओपन सर्किट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ओपन सर्किट, ठीक है। और चौथा क्या कह रहा है, ए ब्रांच फॉर्म बाय द सीरीज कनेक्शंस ऑफ एनी रजिस्टर आर एंड शॉर्ट सर्किट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रजिस्टर आर, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी सर्किट अगर है तो ब्रांच किसे कहते हैं, ठीक है, उसके जो है किस पार्ट को हम ब्रांच कहेंगे। तो ब्रांच उसे कहेंगे कि कोई भी, मान लीजिए यहाँ पे बैटरी कनेक्ट है, इसके क्रॉस से रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इसे हम ये मानते हैं कि ब्रांच जो पैरेलल में कनेक्ट हो, लेकिन अगर यहाँ पे ये सोर्स ना हो तो इसे ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करे। अगर कनेक्ट किया जाए, ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव ना करे। अगर ये शॉर्ट हो गई तो फिर सर्किट का कुछ मतलब नहीं रहता, इसलिए ब्रांच उसे कहते हैं जहाँ पे ये जो है इनिशियल कंडीशन में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करे। तो इस हिसाब से हमारा
पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ओपन सर्किट देखिए नीचे कह रहा है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए वो ओपन सर्किट की तरह होनी चाहिए, तब ये जो हमारा फॉलो करेगा, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज नेटवर्क थ्योरम ख़त्म हो गया। और इसके बाद जो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस। ये कल स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से एंजॉय करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।